हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो देखिए प्यारे बच्चों, अपने जो कर रहे थे वो अपने एसी सर्किट के बारे में कर रहे थे। एसी करंट के बारे में अपने प्रीवियस वीडियो है उसमें पढ़ा था। तो उसी से रिलेटेड उसी यूनिट को अपने आगे यहाँ पर बढ़ाते हुए नेक्स्ट जो टॉपिक अपना वो अपने पास है आरसी सर्किट। ठीक है, आरसी सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो आरसी सर्किट में जो सबसे पहला जो इसका पॉइंट है आरसी सर्किट का, वो है ट्रांजिएंट बिहेवियर ऑफ आरसी सर्किट। ठीक है, ये अपना टॉपिक है ट्रांजिएंट बिहेवियर। ट्रांजिएंट का मतलब होता है क्षणिक, एक क्षण के लिए, एक मोमेंट के लिए, एक छोटे से टाइम पीरियड के लिए जो आरसी सर्किट है वो किस तरह से बिहेव करता है। तो मेन ये है कि सबसे पहले आपको जो ये आरसी सर्किट है ये आपको पढ़ना है डीसी करंट के लिए, कि डीसी करंट के साथ जो ये वाला आरसी सर्किट है वो किस तरह का बिहेव करता है। और उसके बाद आपको पढ़ना है एसी करंट के साथ ही आरसी सर्किट है वो किस तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एक नई एनर्जी के साथ। तो देखिए ट्रांजिएंट बिहेवियर ऑफ आरसी सर्किट की आपके पास जैसा इस डायग्राम में शो किया हुआ है कि ये एक आरसी सर्किट है, ये आर लगा हुआ है, ये सी लगा हुआ है और यहाँ पर एक बैटरी कनेक्टेड है, डीसी बैटरी है ये वाली। तो सबसे पहले अपने देखो क्या करते हैं, एज शोन इन फिगर ए रेजिस्टेंस आर, कैपेसिटर सी एंड ए मोर्स की के आर जॉइंट इन सीरीज विद ए बैटरी और ईएमएफ ई। कि एक आर और एक सी और एक मोर्स की वो होती है कि जिसके तीन टर्मिनल हो। ठीक है, तो यहाँ पर अपने तीन टर्मिनल कौन कौन से हैं, एक ये वाला टर्मिनल है, एक ये वाला टर्मिनल और एक ये वाला, ए के और बी, ये तीनों ही इस की के टर्मिनल है। तो यहाँ पर अपने सबसे पहले जो पढ़ रहे हैं तब अपने ए और के को कनेक्ट करेंगे। ये ए और के है ना, जो इसको कनेक्ट करेंगे अपने। तो इसको जब कनेक्ट करेंगे तो तब अपना जो आरसी सर्किट है वो किस तरह से बिहेव करता है वो अपने पढ़ेंगे। तो देखो, बाय यूजिंग की बिटवीन ए एंड के कैपेसिटर इज चार्जिंग। कि देखो जब जी ये वाली की ए और के के बीच में होगी, कि ए और के को कनेक्ट करेंगे जब अपने, तो यहाँ पर देखो क्या होगा सर्किट, कि यहाँ पर ये बैटरी सर्किट में लग जाएगी, यहाँ से करंट फ्लो होगा, इस तरीके से करंट जाएगा और वो करंट इस आर में से जाते हुए यहाँ कैपेसिटर पर जाएगा। और कैपेसिटर को ये वाला करंट क्या करेगा, चार्ज करेगा, क्योंकि देखो कैपेसिटर का पॉजिटिव साइड एक साइड से कनेक्ट है और नेगेटिव बैटरी का कैपेसिटर की दूसरी साइड से कनेक्टेड है। इस तरीके से ये वाली साइड यहाँ पर आपके पास नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो इस तरीके से ये कैपेसिटर के साथ कनेक्टेड है और यहाँ बैटरी का जो ईएमएफ है या वोल्टेज है बैटरी की वो ई से अपने शो करती है। बाय यूजिंग बिटवीन ए एंड की कैपेसिटर इज चार्जिंग। ए और के साथ जब की को कनेक्ट करेंगे तो कैपेसिटर चार्ज हो रहा होगा। एंड बिटवीन बी एंड के कैपेसिटर विल डिस्चार्ज। कि जब अपने की यहाँ से हटा के ऊपर वाला ये हटा देंगे और इन दोनों के बीच में कनेक्ट करेंगे तो ये बैटरी बाहर निकल जाएगी अब सर्किट से। ठीक है, तो अपने को देखो अब जो पढ़ना है टॉपिक वो अपने को यही पढ़ना है कि जो कैपेसिटर है वो चार्जिंग कैसे होती है कैपेसिटर की, और कैपेसिटर आपका डिस्चार्ज कैसे होता है। ये दो चीजें अपने को यहाँ पर मेनली पढ़नी है। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग प्रोसेस डिपेंडिंग अपॉन टाइम। चार्जिंग और जो डिस्चार्जिंग प्रोसेस है वो टाइम पर डिपेंड करती है कि किस तरीके से टाइम के साथ ही क्या होती रहती हैं, ये दोनों ही प्रोसेस यहाँ पर चेंज होती रहती हैं। ठीक है, तो अब जो मतलब कि चार्जिंग वाला सर्किट है वो चार्जिंग वाला यही सर्किट है जो आपके सामने बनाया हुआ है। कि चार्जिंग वाले सर्किट में देखो अपने क्या करेंगे कैपेसिटर की, कि इस ए और के को कनेक्ट करेंगे, इस ए और के बीच की लगा देंगे एक, आपने देखी होगी जो थ्री टर्मिनल की होती है लैब में, अगर नहीं देखी तो आप वैसे ही याद रख लो कि पहले ए और के बीच में की लगाएंगे। तो अब कैपेसिटर की यहाँ पर क्या हो रही होगी, चार्जिंग हो रही होगी। तो ये चार्जिंग वाला सर्किट है आपके पास जो ये वाला सर्किट शो किया हुआ है। तो अब देखो सर्किट जब चार्ज होगा तो अपने को मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है। तो देखो क्या है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, कि ई विल चार्ज सी। ई क्या करेगा, ई मतलब जो बैटरी है वो चार्ज करेगी सी को। एंड ए पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट्स ऑन द एंड्स ऑफ कैपेसिटर वी इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी। कि जो कैपेसिटर है उसके एंड पर की जो संधारित्र है उसके सिरों पर वी इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी। ये यहाँ पर क्या हो रहा होगा, वोल्टेज जनरेट हो रही होगी। कि देखो जब अपने कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर करंट फ्लो होगा, यहाँ पर करंट जाएगा, ऐसे करंट जाएगा तो वो करंट इस रेजिस्टेंस में भी जाएगा और यहाँ पर इसकी सी कैपेसिटेंस है तो Q इज इक्वल टू सी वी होता है फॉर्मूला कैपेसिटर का आपके पास।
तो यहाँ पर जो V का फॉर्मूला है, अगर अपने यहाँ से V की वैल्यू निकालें तो वो Q अपॉन C हो जाएगी। तो ये वोल्टेज इस कैपेसिटर पर आएगी और V इज इक्वल टू आई आर वोल्टेज यहाँ पर किस पर आ जाएगी, आपके पास रेजिस्टेंस पर आ जाएगी। तो वोल्टेज जो E है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होगी। देखो आपके पास क्या है कि E इज इक्वल टू आई आर, कि ये तो रेजिस्टेंस पर आएगी वोल्टेज, R रेजिस्टेंस है जो उस पर आएगी, और ये कैपेसिटर पर आएगी वोल्टेज C, V इज इक्वल टू Q अपॉन C। तो E वोल्टेज दो पार्ट में यहाँ पर डिवाइड हो रही है आपके पास, ठीक है। तो वो दो पार्ट अपने यहाँ पर लिख लिए, E इज इक्वल टू आई आर प्लस क्यू अपॉन सी। मुझे उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो क्या होता है कि व्हेन वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर बिकम्स इक्वल टू द बैटरी वोल्टेज E, कि जब कैपेसिटर के अक्रॉस क्या होती है, जो वोल्टेज है वो इस बैटरी की वोल्टेज E की इक्वल हो जाती है, तो ए मैक्सिमम चार्ज Q0 इज स्टोर्ड इन कैपेसिटर एंड द करंट इन सर्किट बिकम्स जीरो। देखो क्या होता है, इसके कहने का क्या मतलब है कि देखो यहाँ पर आई करंट फ्लो हो रहा होगा, तो आई करंट जैसे जैसे जा रहा है, आई मतलब एक तरह से करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज होता है। तो वो चार्ज इस कैपेसिटर को क्या करेगा, चार्ज करेगा। तो कैपेसिटर की जो पोटेंशियल डिफरेंस है V इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी, जब ये V इस बैटरी की वोल्टेज की इक्वल हो जाएगा, जब इस बैटरी की वोल्टेज की ये वाला V क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो उस टाइम पे जो सर्किट में करंट है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर अब फुल चार्ज हो गया है। कैपेसिटर ने जितना चार्ज होना था वो चार्ज हो जाएगा। अब इससे आगे ये करंट को फ्लो होने नहीं देगा, और चार्ज ये नहीं लेगा। तो और चार्ज जब नहीं लेगा तो यहाँ से करंट जो आएगा वो आगे नहीं जा पाएगा, मतलब करंट को ब्लॉक कर दिया इसने। तो यहाँ पर जो इसमें से भी मतलब यहाँ पर जो ये वाली वोल्टेज है, जो रेजिस्टेंस पर वोल्टेज है वो जीरो हो जाएगी, और टोटल वोल्टेज इस कैपेसिटर वाले की क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो गया कि जब Q की मैक्सिमम वैल्यू होगी, चार्ज जब क्या हो गया मैक्सिमम, ये चार्ज की मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, मैक्सिमम। तो Q इज इक्वल टू Q0 जब इक्वल है तो I तब क्या हो जाएगा, आपके पास जीरो हो जाएगा, मतलब सर्किट में जो करंट का फ्लो है वो क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो इस टाइम पे E किसके इक्वल हो जाएगा, Q0 अपॉन में C के, मतलब कैपेसिटर में ये कैपेसिटर की वोल्टेज है और वो बैटरी वाली वोल्टेज की क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अब इस वैल्यू को Q0 अपॉन C को, जो ऊपर वाली इक्वेशन है E इज इक्वल टू ये वाली, ये इक्वेशन, इस E की जगह पर Q0 अपॉन C पुट कर दिया आपने, Q0 अपॉन में C यहाँ पर पुट कर देंगे, तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो Q0 अपॉन C इज इक्वल टू Q अपॉन C प्लस में IR इक्वेशन बन जाएगी। समझ आई इतनी बात कि यहाँ पर अपने जब मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं तो वो Q0 अपॉन C बनती है। अब देखो आपको पता है कि I की वैल्यू क्या होती है, करंट I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी होता है। तो यहाँ आई आर था तो इस I की जगह पर डी क्यू अपॉन डी टी लिखा। अब क्या किया कि आर डी क्यू अपॉन डी टी तो वैसे ही पड़ा रहेगा, इस Q अपॉन C को इधर ले जाओ आप, तो आर डी क्यू अपॉन डी टी Q0 माइनस Q अपॉन C के इक्वल आ जाएगा। अब क्या करो, डी क्यू ये डी क्यू है तो क्यू वालों को एक साइड ले आओ, ये वाले क्यू वाले हैं, इसको क्या करो इस डी टी की जगह पर ले जाओ और डी टी को इधर ले आओ, तो डी टी अपॉन आर सी बनेगा और यहाँ डी क्यू अपॉन में Q0 माइनस क्यू बनेगा। अब दोनों को क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन या समाकलन कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन जब करेंगे तो ये इंटीग्रेशन और इसका भी इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन में देखो क्या है कि यहाँ पर लॉग आ जाएगा, मतलब नेचुरल लॉग है, इसको लॉग ई से भी अपने लिख देते हैं, एक ही बात है, चाहे आप एल एन लिखो चाहे लॉग ई लिखो, ये एक ही बात है, दोनों एक ही चीज़ होती है। तो एल एन Q0 माइनस क्यू बन गया, और यहाँ पर टी अपॉन यहाँ पर डी टी का 1 अपॉन आर सी तो बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन आर सी तो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और अंदर डी टी बचेगा और उसका इंटीग्रेशन होता है टी, तो टी अपॉन आर सी, और प्लस में यहाँ पर ए अपने कांस्टेंट लिखते हैं। ये कांस्टेंट क्यों लिखा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो अपने इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो एक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, मतलब यहाँ पर लिमिट नहीं लगाई हुई इंटीग्रेशन की, यहाँ कोई लिमिट नहीं है, यहाँ कोई लिमिट नहीं है। तो जो इंटीग्रेशन लिमिट के बगैर होता है उसको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बोल देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसमें अपने को अपनी तरफ से कांस्टेंट लगाना पड़ता है, तो वो कांस्टेंट अपने यहाँ पर कौन सा लगा रहे हैं, ये ए कांस्टेंट यहाँ पर लगा रहे हैं, ठीक है। तो अब इस ए की वैल्यू अपने को फाइंड करनी पड़ेगी, ए की वैल्यू का अपने को निकालनी पड़ेगी। तो देखो जब t इज इक्वल टू जीरो टाइम है, t बिल्कुल स्टार्टिंग वाला टाइम है, तो उस टाइम पे जब मतलब कि कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, t इज इक्वल टू जीरो टाइम मतलब आपने सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं करवाया,
तो कोई करंट फ्लो नहीं करवाया तो चार्ज की वैल्यू तब क्या होगी, जीरो होगी। क्यू बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो अगर मैं यहाँ पर ऊपर वाली इक्वेशन में देखो, सबसे पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ, थोड़ा आपको समझ आ जाएगा कि अगर इस ऊपर वाली इक्वेशन में, ये वाली इक्वेशन जो फर्स्ट लिख रखी है मैंने, इस ऊपर वाली इक्वेशन में टी की वैल्यू को जीरो पुट कर देता हूँ, इसकी वैल्यू को क्या पुट करना है, जीरो पुट करना है, तो ये पूरी वैल्यू जीरो होगी। तो Q की वैल्यू को भी क्या पुट करना है, जीरो, इसको भी क्या पुट कर देना है, जीरो। तो A की वैल्यू आपके पास माइनस एल एन क्यू जीरो आ जाएगी। देखो माइनस एल एन क्यू जीरो, क्योंकि ये जीरो हो गया और इसकी वैल्यू भी जीरो होगी। तो A की जो वैल्यू आपके पास आ गई है वो आपके पास यही आ गई है, एल एन और माइनस एल एन क्यू जीरो। तो इस A की वैल्यू का आप क्या करो, दोबारा यूज, इक्वेशन फर्स्ट में इसको यूज कर लो। तो माइनस एल एन क्यू जीरो माइनस क्यू, तो ये टी अपॉन आर सी है, ये माइनस एल एन क्यू जीरो है। इस माइनस एल एन क्यू जीरो को जब आप क्या करोगे, इस साइड लेके आओगे, या आप क्या करो कि इसको इधर ले आओ, इस टी अपॉन आर सी की जगह को, और टी अपॉन आर सी को इधर ले आओ, तो ये तो हो जाएगा नेगेटिव का, और ये जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव का। तो यहां पर ऐसे बनेगा एल एन क्यू माइनस क्यू जीरो, और माइनस में एल एन क्यू जीरो। तो लॉग ए माइनस लॉग बी बन रहा है आपके पास। तो लॉग ए, एल एन ए माइनस एल एन बी जब आपके पास हो, तो उसको आप एल एन ए अपॉन में बी लिख सकते हो। ठीक है, लॉग ए अपॉन में बी लिख सकते हो। तो यहां पर क्यू माइनस क्यू जीरो अपॉन क्यू जीरो ये लिख दिया, और माइनस टी अपॉन आर सी आपके पास ये वाला पड़ा ही है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा इतना स्टेप। तो ये टी अपॉन आर सी आ गया आपके पास माइनस का। और जब अपने इस लॉग को इधर लेके आते हैं, या दोनों साइड एंटी लॉग ले लेते हैं, अब एंटी लॉग तो आपको पता नहीं क्योंकि ये लॉग ई है, इधर लेके आते हैं तो ये ई की पावर में बन जाता है इधर। ठीक है, तो यहां पर क्यू जीरो माइनस क्यू अपॉन क्यू जीरो रह गया, और ये बन गया ई की पावर माइनस टी अपॉन में आर सी, क्योंकि ये ई इधर आ जाता है जब लॉ को हटाते हैं, और इधर जो भी कुछ होता है वो ई की क्या बन जाता है, पावर बन जाता है। तो ये बन गया ई की पावर माइनस टी अपॉन में आर सी। और Q माइनस, सॉरी क्यू जीरो माइनस क्यू की जब वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगी क्यू जीरो ई की पावर माइनस टी अपॉन में आर सी। या अपने देखो क्या करेंगे कि Q की वैल्यू जब अपने यहाँ से निकाल लेंगे तो वो आपके पास क्या बन जाएगी कि Q को इधर ले आओ, Q को इधर ले आओ, और इसको सारे को इधर ले जाओ। तो ये आपके पास कुछ वैल्यू ऐसे बनेगी, क्यू जीरो माइनस क्यू जीरो ई की पावर माइनस टी अपॉन में आर सी, ये बन जाएगी। और क्यू जीरो का जब आपने कॉमन लिया तो ये वन माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन में आर सी बच जाएगा आपके पास। और ये आपके पास जो इक्वेशन आ रही है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, देखो ये वाली इक्वेशन है जो आपके पास, ये इक्वेशन है आपके पास चार्ज की। और चार्ज की कब है ये इक्वेशन, कि जब आपको किसी टाइम टी पर चार्ज निकालना हो, कि कोई टाइम टी दे दें आपको और उस टी टाइम पे आपको चार्ज निकालना हो, तो आप उस टी टाइम पर चार्ज निकाल सकते हो। क्यू जीरो यहाँ पर क्या है कि जब टी इज इक्वल टू जीरो टाइम है, उस टाइम पे चार्ज की वैल्यू है। ठीक है, उस टाइम पे चार्ज की वैल्यू है। तो आप किसी भी टाइम टी पर क्या कर सकते हो, कैपेसिटर पर चार्ज की वैल्यू निकाल सकते हो। और यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ये इक्वेशन 2 लिखी है, इक्वेशन 2 रिप्रेजेंट द चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, की इक्वेशन 2 है वो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर को शो करती है। और यदि हमें, मैंने हिंदी में इसलिए लिखता हूं कि थोड़ा समझ में जल्दी आ जाए, इसमें लिखी सारी इंग्लिश ही है लेकिन वर्डिंग हिंदी की है थोड़ी सी, कि किसी टाइम टी पर कैपेसिटर कितना चार्ज हुआ है हम इस इक्वेशन की हेल्प से निकाल सकते हैं। कि ये वाली इक्वेशन अपने को ये बताती है कि किसी टाइम टी पर जो कैपेसिटर है वो कितना चार्ज हुआ है। और यहाँ पर जो ई की पावर माइनस टी अपॉन में आर सी, क्योंकि ई की पावर में हमेशा कांस्टेंट वैल्यू आती रहती है, तो ये वैल्यू कांस्टेंट कब होगी, जब टी और आर सी की डायमेंशन क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पर ये है कि डायमेंशन ऑफ आर सी डायमेंशन ऑफ टी के बराबर होती है। तो जब भी कभी आपको आर सी की डायमेंशन लिखनी हो तो ये कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो टी की डायमेंशन, मतलब कि जो इसकी डायमेंशन है वो आप लिखोगे T1। ठीक है, मतलब आर सी की जो यूनिट होती है वो सेकेंड ही होती है। तो वो अपने क्या कर सकते हैं, इसकी हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब देखो आपको पेपर में ये क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, पेपर में आपको ये पूछा जा सकता है कि चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर बताइए, कि जब आपने ट्रांजिएंट बिहेवियर ऑफ आरसी सर्किट में चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर को बताइए।
ठीक है, कि ट्रांजिएंट बिहेवियर मतलब जो आरसी सर्किट का क्षणिक व्यवहार है, उसमें जो चार्जिंग कैपेसिटर जब चार्ज हो रहा है तो उसकी इक्वेशन को डेराइव कीजिए, तो आपको ये वाली इक्वेशन है वो निकालनी होगी। समझ आई बात। अब इसमें कुछ एक दो फॉर्मूले और हैं, वो अपने कैलकुलेट करते हैं। देखो कौन कौन से फॉर्मूले हैं वो आपके पास। सबसे पहला यहाँ पर फॉर्मूला है आपके पास टाइम कांस्टेंट का। ठीक है, जो ये पहला फॉर्मूला है ये किसका है, टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला आपके पास है। तो टाइम कांस्टेंट सबसे पहले देखो क्या होता है, और इसी फॉर्मूले की हेल्प से अपने समझेंगे। देखो कि इफ वी पुट, यदि अपनी इक्वेशन में पुट कर दें टी की वैल्यू, टी को अपने टो सी लिख दें, टी को टो सी, और इसकी वैल्यू आर सी पुट कर दें, तो यहां पर जो इक्वेशन थी, समीकरण थी, क्यू बराबर क्यू जीरो वन माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी थी। और टी की वैल्यू को अब आप आर सी पुट कर रहे हो, तो टी को आर सी पुट करोगे तो ये दोनों कैंसिल होके ई की पावर माइनस वन बचेगा यहाँ पर। ठीक है, और ई की जो वैल्यू होती है वो आपके पास वन माइनस में वन अपॉन ये ई बन जाएगा, और ये ई माइनस वन अपॉन में ई बनेगा, और ई की वैल्यू होती है 2.718, और माइनस में वन और अपॉन में 2.718 आ जाएगा। तो ये 1.718 और अपॉन में 2.718 आ जाएगा, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास कुछ ये वैल्यू निकल के आएगी 0.63 क्यू जीरो यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, Q इज इक्वल टू 0.63 क्यू जीरो। या आप इसको क्या लिख सकते हो कि अगर इसको आप और थोड़ा सा लिखना चाहो सही करके, इसको मैं लिख सकता हूँ 63% ऑफ क्यू जीरो। क्यू जीरो का 63%, क्योंकि क्यू जीरो का जब 63% निकालोगे तो वो क्यू जीरो इंटू 63 अपॉन में 100 आएगा, तो वो यही आएगा 0.63 क्यू जीरो। तो 0.63 क्यू जीरो को अपने 63% ऑफ क्यू जीरो लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि सो द टाइम इन विच द चार्ज ऑन द कैपेसिटर बिकम्स 0.63 टाइम्स या 63% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज क्यू जीरो इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट किसको बोलते हैं अपने, कि वह टाइम जितने टाइम में क्या हो कि कैपेसिटर अपनी मैक्सिमम वैल्यू का 63% चार्ज हो जाए, मतलब उस पर इतना चार्ज आ जाए कि वो चार्ज मैक्सिमम वैल्यू का कितना हो, 63% हो, तो उस टाइम को अपने जो बोल देते हैं वो बोल देते हैं टाइम कांस्टेंट, और इसको टो सी से अपने लिख देते हैं। ठीक है, तो यही चीज मैंने हिंदी में लिखी है कि जब कैपेसिटर 63% चार्ज हो जाता है तो लगे समय को कालांक या समय नियतांक या टाइम कांस्टेंट अपने बोल देते हैं। समझ आई बात। तो आपसे देखो पेपर में क्वेश्चन है वो इस तरीके से भी आ सकता है कि प्रूव दैट द टाइम कांस्टेंट फॉर द चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इज इक्वल टू 63% ऑफ फुल चार्ज, या 0.63 क्यू जीरो के इक्वल होता है। आप इसको प्रूव करो, तो फिर आपको ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके और इसकी वैल्यू को निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगर छोटे क्वेश्चन में आए तो आप डायरेक्ट ये इतनी ही वैल्यू निकालोगे जो मैंने यहाँ से लेके और यहाँ तक निकलवाई है आपको, और अगर फुल बड़े क्वेश्चन में आए तो फिर आपको सारा डेरिवेशन स्टार्टिंग से करना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो कि नेक्स्ट अपने एक चीज और निकालते हैं, नेक्स्ट एक चीज और समझते हैं कि यहाँ पर ये इक्वेशन देखो आप, Q माइनस क्यू जीरो आर सी इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। ये इक्वेशन यहाँ से लिखी है कि यहाँ से ये वाली इक्वेशन से प्रीवियस जो पेज है उस पर चलता हूँ मैं, इस डी टी को यहाँ ले आओ आप और इसको उधर ले जाओ, तो देखो ये Q माइनस क्यू जीरो अपॉन में आर सी इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी बन जाएगा। और ये इक्वेशन वहाँ पर लिखी हुई है नेक्स्ट पेज पर, देखो आप ये इक्वेशन यहाँ पर लिखी हुई है Q माइनस क्यू जीरो अपॉन में आर सी इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। और आर सी को अपने क्या लिख सकते हैं, टो सी लिख सकते हैं। तो आप देखो डी क्यू अपॉन डी टी की वैल्यू है वो 1 अपॉन टो सी के क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। अब डी क्यू अपॉन डी टी क्या है, डी क्यू अपॉन डी टी है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि टाइम के साथ चार्ज फ्लो की वैल्यू। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब टो सी के ये क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब अगर टो सी की वैल्यू कम है तो डी क्यू अपॉन डी टी की वैल्यू ज्यादा होगी, मतलब कि कम टाइम में ज्यादा चार्ज वहां पर फ्लो होगा। तो टो सी जितना कम होगा कैपेसिटर उतना जल्दी क्या होगा, चार्ज होगा, क्योंकि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है जो डी क्यू अपॉन डी टी है वो उतनी ही ज्यादा होगी अगर टो सी की वैल्यू कम है।
और टो सी की वैल्यू ज्यादा है तो कैपेसिटर क्या होगा, स्लोली चार्ज होगा, क्योंकि डी क्यू अपॉन डी टी की वैल्यू तब कम हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू कम का मतलब ये है कि यहाँ पर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज टाइम के साथ डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट है करंट की इक्वेशन निकालते हैं अपने, डिके ऑफ करंट, करंट की इक्वेशन। तो वही डी क्यू अपॉन डी टी अपने लिखा था, डी क्यू अपॉन डी टी, और इसको आई भी लिख सकते हैं। तो आई इज इक्वल टू क्यू जीरो अपॉन माइनस क्यू अपॉन आर सी। अब क्यू की जो वैल्यू है वो अपने यहाँ से देखी है कि क्यू जीरो 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन में आर सी होती है। तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू पुट कर दो, इस क्यू की जगह पर ये वाली वैल्यू सारी पुट कर दो आप। तो क्यू जीरो माइनस क्यू जीरो 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन में आर सी। तो यहाँ से क्यू जीरो को कॉमन लो, तो क्यू जीरो जब कॉमन आएगा तो देखो इसकी जगह पर 1 बचेगा, माइनस में ये वाला क्यू जीरो भी कॉमन ले लिया, इसकी जगह पर माइनस का 1 बचा, और प्लस में क्योंकि इस माइनस की वजह से ये वाला जो 1 है ये माइनस का हो जाएगा, और इस माइनस की वजह से ये वाला जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा, और ये ई की पावर माइनस टी अपॉन में आर सी बचेगा। क्यू जीरो कॉमन लिया तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्यू जीरो ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। तो क्यू जीरो अपॉन आर सी ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी, और क्यू जीरो अपॉन आर सी को देखो क्यू जीरो अपॉन सी था जो यहाँ पर क्यू जीरो अपॉन में सी, इसको अपने ई लिखा था स्टार्टिंग में, तो ये ई अपॉन आर बन गया, और ई यहाँ पर है वोल्टेज और आर यहाँ पर है रेजिस्टेंस प्रतिरोध है। तो ई अपॉन आर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, आई जीरो, मतलब करंट की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी आपके पास। ठीक है, करंट की क्या आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू। तो आई इज इक्वल टू आई जीरो ई की पावर माइनस टी अपॉन में क्या आ जाएगा, आर सी आ जाएगा। तो ये आपके पास जो इक्वेशन आ रही है, जो इक्वेशन आपके पास ये सामने मैं हाईलाइट कर रहा हूं इसको, ये वाली इक्वेशन, तो ये इक्वेशन आपके पास किसकी है, ये इक्वेशन है करंट की। ठीक है ना, ये इक्वेशन आपके पास किसकी है, करंट की इक्वेशन है कि जो करंट है कि जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा हो तो उसमें करंट की वैल्यू कैसे चेंज होती है। पहले जो अपने इक्वेशन निकाली थी ये ऊपर वाली, ये वाली इक्वेशन जो निकाली थी, तो ये इक्वेशन थी आपके पास चार्ज के लिए, ये इक्वेशन चार्ज की थी, और ये वाली जो इक्वेशन है ये आ रही है करंट के लिए। और जहां पर आई जीरो की वैल्यू आपके पास क्यू जीरो अपॉन आर सी ई अपॉन आर, टी इज इक्वल टू जीरो पर सर्किट में धारा का मान या वैल्यू ऑफ करंट है, ये वैल्यू ऑफ करंट है एट टी इज इक्वल टू जीरो टाइम आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपने थोड़ा सा टॉपिक और है, फिर उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कैपेसिटर चार्ज करने पर धारा का मान प्रारंभ में मैक्सिमम होगा और फिर एक्सपोनेंशियली कम होता रहता है। कि जब अपने ये वाली इक्वेशन को देखते हैं, जो आपके पास ये करंट वाली इक्वेशन आई थी, तो यहाँ पर देखो इसको आई इज इक्वल टू ये ऐसे आ जाएगी आई जीरो, अगर इसको अपॉन में लेके जाऊंगा तो ये टी अपॉन आर सी। तो मतलब कि यहाँ पर क्या है कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करोगे तो ये ई की पावर इंक्रीज होती जाएगी, ई की पावर बढ़ती जाएगी, तो मतलब ये नीचे वाली वैल्यू बढ़ेगी, नीचे वाली वैल्यू बढ़ने पर आई की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। और कैसे कम होगी, एक्सपोनेंशियली क्या होगी, कम होगी। तो इसी कारण ये लिखा है कि आई की वैल्यू एक्सपोनेंशियली क्या होती है, कम होती है। और टी सी इज टो सी इज इक्वल टू आर सी, मतलब कि जो टाइम कांस्टेंट है, ये क्या था, टाइम कांस्टेंट है, उस पर करंट कितना होगा, टाइम कांस्टेंट। तो आई इज इक्वल टू आई जीरो ई की पावर माइनस 1 बच जाएगा, तो ये आई जीरो अपॉन ई बचेगा। ये कैसे आया कि जो ये इक्वेशन लिखी थी ई की पावर माइनस टी अपॉन में आर सी, और इस टी की जगह पर अपने क्या रख रहे हैं, ये आर सी रख रहे हैं, तो आर सी अपॉन आर सी इज इक्वल टू ई की पावर माइनस 1 बचेगा। तो ये आई जीरो अपॉन में ई बचेगा, और ये 1 अपॉन ई की वैल्यू 0.37 आई जीरो की इक्वल आएगी। तो इसका मतलब ये है कि सो टाइम कांस्टेंट क्या होता है, आरसी, जितने टाइम में सर्किट में धारा का मैक्सिमम मान का 37% फ्लो होती है, मतलब कि करंट जो होता है वो अपने मैक्सिमम वैल्यू का 37% रह जाता है। कितने टाइम में, टाइम कांस्टेंट जितने टाइम में, मतलब आरसी टाइम में, जो आरसी टाइम है उतने टाइम में करंट क्या होता है कि जो यहाँ पर है 37% फ्लो होने लग जाता है। तो एक बात समझो आप, यहाँ पर जो था कैपेसिटर आपके पास, कैपेसिटर क्या हो रहा था, यहाँ पर चार्ज हो रहा था। तो कैपेसिटर चार्ज हो रहा था, मतलब कैपेसिटर शुरू में जीरो चार्ज था, लेकिन जब आपने टाइम की वैल्यू आरसी कर दी तो उतने टाइम में वो 67% चार्ज हो जाता है। ठीक है, और जो करंट है
वो करंट था, जो करंट की वैल्यू है वो मैक्सिमम में कितनी थी, आई जीरो, मैक्सिमम वैल्यू आई जीरो थी। और आरसी टाइम में ये वैल्यू, मतलब करंट की वैल्यू आप बोल सकते हो 100% थी स्टार्टिंग में, और बाद में आरसी टाइम के बाद जो इसकी वैल्यू है वो कितनी रह जाती है, सॉरी ये 63% थी और ये 37% यहाँ पर वैल्यू रह जाती है। ठीक है, मतलब करंट तो डिक्रीज होता जाता है और जो चार्ज की वैल्यू है कैपेसिटर पर वो क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। क्योंकि जैसे जैसे जो कैपेसिटर है वो चार्ज होता जाएगा उतना ही वो चार्ज को कम यहाँ पर क्या करने लगेगा, एक्सेप्ट करने लगेगा। तो धीरे धीरे जो सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और इनफाइनाइट टाइम पर क्या हो जाएगी, ये वैल्यू जीरो के इक्वल हो जाएगी। तो टाइम कांस्टेंट आर सी जो है, आर सी कौन सा टाइम होता है, वो टाइम होता है जितने टाइम में कैपेसिटर 0 से 63% चार्ज हो, या जो करंट की वैल्यू है वो 100 से 37% रह जाए, उस टाइम को अपने आर सी या टाइम कांस्टेंट बोल देते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में अपने डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर को डिस्कस करेंगे। जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज कैसे होता है वो अपने इसमें डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में ओनली चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर अपने पढ़ा था, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि ये टॉपिक भी लंबा है काफ़ी, तो इस कारण इसको नेक्स्ट वीडियो में अपने डिस्कस करते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे प्यारे बच्चों।